हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं बच्चे? मैं अगेन मोहम्मद शफीक है फ्रॉम आईआईटी रुड़की आपके सामने क्लास 9 का एक चैप्टर वर्क एनर्जी लेकर अब आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है कि आपने पिछले चैप्टर्स देखे होंगे। अब आगे आगे हम लोग वर्क एनर्जी के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। लेट्स सी, ये एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस में क्लास 9 में चैप्टर नंबर 9 के रूप में है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। द वर्क एनर्जी के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं कि वर्क एनर्जी में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या आपके कंसेप्ट होंगे। सो मूव फॉरवर्ड। वर्क एनर्जी इस चैप्टर में मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं कि इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स what is the definition of the work. In the language of physics, what is the definition of the work? So आज आप ये देखेंगे कि हम लोग वर्क किसको बोलते हैं। जनरली जब हम लोग कोई कुछ भी बैठे होते हैं तो लोग कहते हैं जाओ काम करो वर्क करो। कभी बोलते हैं कि अगर कोई लेबर सर पे ईंट लेकर जा रहा था, बोलते हैं काम करो, वर्क कर रहा है। बट लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स में वर्क क्या होता है ना, इसको हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको ये बताऊंगा यूनिट्स ऑफ वर्क क्या होते हैं, साथ ही मैं बताऊंगा एनर्जी के कंसेप्ट समझाऊंगा। उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी के बाद मैं आपको समझाने वाला हूं कि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं वर्क एनर्जी थ्योरम, कि वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली क्या होता है। देन मैं आपको समझाऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देन मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड फाइनली आई एम गोइंग टू टेल यू द पावर एंड इट्स यूनिट। सो ये सारी चीजें, ढेर सारी चीजें आज मैं आपको फिजिक्स में इस वर्क एनर्जी चैप्टर में बताने जा रहा हूं। वर्क इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क किसको कहते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में? क्या दौड़ने को, सामान ढोने को, या घर बनाने को, या किस चीज को वर्क कहते हैं। देन यूनिट ऑफ वर्क का यूनिट क्या होगा। एनर्जी कंसेप्ट आपको बताऊंगा, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड पावर एंड इट्स यूनिट्स। ये सारी ढेर सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्क इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क किसको कहते हैं। मैं उसको समझाने के लिए आपको क्या कह रहा हूं, मैं उसको समझाने के लिए आपको यह कह रहा हूं, to understand work in language of physics, let us consider the following situations. इस परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए कि a force F is applied on a object. एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स F अप्लाई किया गया। ओके, सो दिस इज योर फोर्स, पुशिंग फोर्स। आई एम सेइंग कि अगर ये फोर्स इस पे अप्लाई होता है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा। व्हाट विल हैपन हियर इफ यू अप्लाई दिस फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? टू थिंग्स विल हैपन। आइदर द ऑब्जेक्ट विल मूव, या तो ऑब्जेक्ट वहां से आगे की तरफ मूव कर जाएगा, इज इट दैट? और ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। जाहिर सी बात है, सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं। एक ऑब्जेक्ट है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, यू अप्लाइड अ फोर्स, तो अगर आप यू आर एबल टू पुश दैट ऑब्जेक्ट तो वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चला जाएगा। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू पुश, जैसे आप देखते हो घर में बहुत बड़ा अलमारी होता है, या आपके घर में कोई ऐसा सामान है जिसको आप 2-3 आदमी मिलकर धक्का लगा रहे हैं लेकिन वो चल नहीं पा रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि क्यों नहीं चल रहा है, हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कहां जा रहा है, वो सब बाद की बातें हैं। बट हम आपसे सिर्फ ये पूछना चाहते हैं
कि जैसे ही आपने ये फोर्स F अप्लाई किया है और इस ऑब्जेक्ट पे, तो या तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा या ये ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा। सो अगर ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि इसको फोर्स के अप्लाई करने से ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि मूव कर गया, व्हेन दिस ऑब्जेक्ट मूव्ड बाय दिस फोर्स, अगर ये ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करने से मूव कर रहा है, यू सी आई एम हियर, जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगेन आई विल बी कमिंग बैक। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मान लीजिए कि आपने फोर्स अप्लाई किया और ये ऑब्जेक्ट जो है मूव कर गया। ओके, सो हम क्या बोलते हैं, हियर व्हेन ऑब्जेक्ट मूव बाय दिस फोर्स वी से दैट फोर्स हैज डन सम वर्क, इज इट? मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर गया फोर्स अप्लाई करने से, तो हम लोग कुछ कहते हैं कि फोर्स ने कुछ काम किया है, कुछ वर्क किया है। क्या बोला मैंने? हमने बोला अगर ये फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट मूव किया है, वी से दैट कि कुछ काम हुआ है, कुछ वर्क हैज बीन डन बाय दिस फोर्स। बट व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट नहीं मूव किया, तब हम लोग क्या बोलते हैं, वी से दैट अप्लाइड फोर्स हैज डन जीरो वर्क। अरे बहुत इंटरेस्टिंग चीज नजर आया कि अगर फोर्स अप्लाई करने से अगर कोई वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तब तो हम लोग बोलेंगे कि कुछ वर्क हुआ है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, वी से दैट द फोर्स अप्लाइड हैज डन जीरो वर्क। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब थोड़ा सा देखिए, हियर व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्ड बाय दिस फोर्स वी से दैट, हम लोग क्या कहते हैं, अप्लाइंग फोर्स एफ ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑब्जेक्ट आगे मूव कर गया है, एंड द फोर्स हैज डन सम वर्क। यही बात मैं आपको जस्ट रिपीट कर रहा हूं कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्ड बाय दिस फोर्स वी से दैट applied force, applying force F, object has moved, that is it has displaced in the direction of force and the force has done some work। हम लोग बोल रहे हैं कि फोर्स ने कुछ काम किया है। ओहो, देखिए ये अगर ऑब्जेक्ट मूव किया है तो हम लोग बोलते हैं कि फोर्स ने कुछ काम किया है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है तो। ओके, it means language of physics, in language of physics, to understand the work we must have two things, first force, second displacement। okay, इसका मतलब ये है कि अगर लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स में, फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर हमको समझना है कि अगर वर्क क्या कैसे होगा, वर्क क्या चीज है, तो मेरे पास दो चीज होना जरूरी है, फोर्स होना जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क भी नहीं होगा। ओके, सो पहला चीज वर्क के डिफिनेशंस पे पहुंचने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबसे पहले दो चीजें होना जरूरी है, एक तो फोर्स का होना जरूरी है और एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस होना जरूरी है। ओके, सो ये मेरी बात रही कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, ये मेरा फोर्स लगा है और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, तो इस केस में हम लोग कह रहे हैं कि कुछ तो वर्क होगा। और फिर अब हम आगे आपके सामने आगे चलते हैं, लेट्स सी। ओके, सी ये क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी के क्लास 9 के बुक में, चैप्टर नंबर 10 में और पेज नंबर 125 में यह क्वेश्चन है, अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स। अपने सर पर एक सामान लेकर एक आदमी 30 मिनट्स के लिए खड़ा है, 30 मिनट्स के लिए खड़ा है।
A person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes and gets tired, और थक भी जाता है, उसका मसल्स जो है टायर्ड हो जाता है. Has he done some work or not? Justify your answer. Okay? So क्या उसने कुछ काम किया या नहीं किया? लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स में उसने कोई काम किया या नहीं किया? मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर वर्क की बात होगी तो आपके पास दो चीजों का होना जरूरी है, एक फोर्स अप्लाइड और एक डिस्प्लेसमेंट. अब आप सोचिए कि वो आदमी सर पे बंडल लेके खड़ा है, अरे चल तो नहीं रहा ना भाई, सामान डिस्प्लेस तो नहीं हुआ मेरा, लेके खड़ा है, यहां पे ऐसे खड़ा है. व्हाट इज दिस? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द मोशन, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में एक एरो हम लोग जोड़ते थे. डिस्प्लेसमेंट उसी को बोलते हैं ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक एरो से जोड़ दिया जाता है. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो, सो वर्क इज जीरो. ओके, देखा आपने, मैंने आपको अभी तक वर्क का डिफिनेशन नहीं बताया है, बट मैं ये बोल रहा था आपको कि अगर कहीं पे फोर्स है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है तो हम लोग बोलते हैं कि कुछ वर्क हुआ है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ तो वर्क जीरो. सो यहां पे ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था, आप अपने बुक में एनसीईआरटी के पेज नंबर 125 पे देखिएगा, चैप्टर नंबर 10, 9 का बुक है एनसीईआरटी का. सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. अब कौन सा इंटरेस्टिंग थिंग आपको मैं बताने वाला हूं भाई? अभी तक तो वर्क का डिफिनेशन बताया ही नहीं. आप बोलेंगे सर क्या आप गोल गोल हम लोग को घुमा रहे हैं और डिफिनेशन ऑफ वर्क बता ही नहीं रहे हैं, और ये बीच बीच में क्या क्या चीज बता रहे जो है. अरे मैं ये बोल रहा हूं आपको कि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि समटाइम्स फोर्स इज अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन बट वर्क मे बी जीरो एंड वर्क मे बी निगेटिव. अरे अब हम बोल रहे थे कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है मोशन के दौरान, और अभी क्या बता रहे हैं? अभी हम ये बता रहे हैं कि क्या आप कभी कभी ऐसा भी मिलेगा आपको कि आप जो ना फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट चल भी रहा होगा और उसका वर्क जीरो हो रहा होगा, और इवन वर्क निगेटिव भी हो रहा होगा. वर्क निगेटिव भी हो रहा होगा, ये नया चीज आ गया. तो वर्क जीरो भी हो सकता है, वर्क निगेटिव भी हो सकता है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है. अरे मतलब ये क्या चीज है भाई? सो अब जानना जरूरी है कि वर्क का डिफिनीशन क्या है. लेकिन वर्क के डिफिनीशन जानने से पहले आपको एक चीज में जो आपके क्लास के स्टैंडर्ड में अब तक मैथ में नहीं पढ़ाया गया था, उसको बोलूंगा टाइम बीइंग आप याद कर लीजिए. आई एम सेइंग देन व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ फोर्स इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स अगेन. और मैं आपको बोल रहा हूं बिफोर वी मूव टू द डिफिनीशन ऑफ द फोर्स, लेट अस रिमेंबर. मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, नए कंसेप्ट को समझा रहा हूं आपको. मैं आपको 2-3 बहुत छोटी चीजें बोलता हूं कि इसको थोड़ा याद रख लीजिए. बस आप याद रख लीजिए, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है. भाई मेरे 9th क्लास के स्टैंडर्ड में हो, इतना प्लीज याद रख लो. 10th क्लास में जाओगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज बताए जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन का ये वैल्यू कॉस के ये वैल्यू. लेकिन मैं फिलहाल आपके स्टैंडर्ड में आई विल बी जस्ट रिक्वेस्टिंग यू कि आप याद कर लीजिए कि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है. माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर आई एम गोइंग टू डिफाइन यू द वर्क, डिफिनीशन ऑफ वर्क, I request you, please request, I am requesting you, please इसको याद रखिए. cos 0 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1. कहां से आया, कैसे आया? प्लीज अभी इस पे क्वेश्चन मत कीजिए, इसको याद रख लीजिए. एंड देन आई एम सेइंग दैट वर्क इज नाउ डिफाइंड एज. अब आपका जो है वो इंतजार वाला घड़ी खत्म होने वाला है कि वर्क का क्या डिफिनेशन होगा. फिजिक्स में वर्क किसको बोलते हैं? वर्क के डिफिनेशंस, वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. ये जो फोर्स इस पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, ये जो फोर्स लग रहा है,
इस फोर्स का कितना वैल्यू है, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन। इस फोर्स का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मतलब अगर लेफ्ट टू राइट लग रहा है तो हम लोग बोलेंगे 5 न्यूटन लेफ्ट टू राइट, लेकिन अभी हम सिर्फ उसका वैल्यू बोल रहे हैं, 5 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट्स, मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब ऑब्जेक्ट जो मूव कर गया तो इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस हो सकता है। अगर एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए आई से मूव कर गया तो आपको यहां और यहां के बीच में जस्ट एक तीर से जोड़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक एरो होता है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट ऑफ द मोशन और फाइनल पॉइंट ऑफ बीच को एक एरो से जोड़ देते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और उस तीर की जो लंबाई होती है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहलाता है। You can say it is the shortest distance between the two points. तो हम लोग उस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना वो डिस्प्लेस हुआ है, उसको एंड मल्टीप्लाइड बाई, ये जो तीसरा चीज मैं लिखने जा रहा हूं ये आपके 9th स्टैंडर्ड के बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप इस कंसेप्ट को सीखिए, स्कूल में आप हीरो बनेंगे, लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि देखो ऐसे भी होता है। द थर्ड थिंग्स आई एम गोइंग टू पुट हियर कॉस थीटा। मैं बता रहा हूं कि ये थीटा क्या है और मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट आई एम सेइंग दैट वर्क का डेफिनेशन मैंने आपको बताया, वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मुझे लग रहा है आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आगे बढ़िए, 2-4 मिनट के अंदर में ये थीटा फटाफट आपको जो है समझ में आ जाएगा। ये थीटा क्या है, कहां से आया और कैसे निकालते हैं इसको, ये सारी चीजें आपको इस लेक्चर में क्लियर होंगी, ये मेरा वादा है। सो लेट्स, आई एम सेइंग कि अब मैंने आपके सामने एक ब्लैंक स्क्रीन ला दिया है। इस ब्लैंक स्क्रीन पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अब आप समझ लीजिए कि ये एरो जो आपको मैंने यहां पे, मैं ये बता रहा था आपको कि एक ये ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने ये फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स आपने अप्लाई किया, आप देख पा रहे हैं, और मान लीजिए कि इस रखे हुए फ्लोर पर ये ऑब्जेक्ट यहां तक मूव कर गया। ओके, ऑब्जेक्ट इधर यहां तक मूव कर गया। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब आप देख रहे हैं कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स का डायरेक्शन है मेरा, और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट को मान लीजिए फिलहाल आपके समझने के लिए डी से लिख देता हूं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यहां पे एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, थीटा इज इक्वल टू कितना आया? 0 डिग्री। और अगर ऐसा होता, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इधर की तरफ दौड़ रहा था, मान लीजिए इधर की तरफ भाग रहा था, इधर की तरफ एक आदमी आया, उसने इस पे फोर्स इधर की तरफ अप्लाई किया, लेकिन उसने देखा कि मेरा फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी बहुत तेज में वो ऑब्जेक्ट दौड़ रहा था, और उसने देखा कि मेरे फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी कुछ दूर तक तो ये ऑब्जेक्ट आ ही गया, चल कर आ गया और आकर रुक गया, स्टॉप कर गया। मतलब जब आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, एकदम तेजी से जा रहे हैं और आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, यू अप्लाई ब्रेक मींस ब्रेक पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। आप आगे जा रहे थे, फोर्स आपने अप्लाई किया पीछे की तरफ,
कुछ दूर बाद जाके रुक जाते हैं। ओके, सो इस समय आप देखेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है, मान लीजिए डी ऐसे लिखते हैं। उस समय थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, समझ में आ रहा है? कभी कभी आप देखते होंगे या आप अक्सर देखते होंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप छोड़ दीजिए, अपने आप जमीन में नीचे गिरने लगेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है और उस पे mg फोर्स हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स हमेशा नीचे की तरफ काम करता है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है। फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, इनके बीच में, दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, कभी कभी आप ये भी देखेंगे कि मान लीजिए कि कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने जमीन पर से ऊपर फेंक दिया, फेंकेंगे तो जाते 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 यहां रुक जाता है। उस समय डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर की तरफ होता है, लेकिन उस समय हमेशा इस पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स mg नीचे काम कर रहा है। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। होप ये चीज क्लियर है आपको कि जब ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंके हैं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है लेकिन फोर्स नीचे लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री है। क्लियर है ना? सो लेट्स मूव। और भी चीजें क्लियर होंगी, बहुत जल्द क्लियर होंगी आपको। लीजिए, व्हाट आई एम सेइंग दैट यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा? यूनिट ऑफ वर्क इज नथिंग बट, इस फोर्स का यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट इज नथिंग बट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट इज नथिंग बट मीटर, सो न्यूटन इंटू मीटर इज नथिंग बट योर यूनिट ऑफ वर्क। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर को एनएम से लिखते हैं और इसको हम लोग न्यूटन इंटू मीटर को जूल बोलते हैं। ओके, न्यूटन मीटर को हम लोग जूल बोलते हैं। यूनिट ऑफ वर्क इज नथिंग बट जूल। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग दैट कि एक ये मान लीजिए कि मेरा एक ये ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने एक न्यूटन का बल लगाया और वो मान लीजिए कि 1 मीटर जो है डिस्प्लेस हो गया, 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया। आप जानते थे कि फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी फोर्स नहीं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय योर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। यहां पे फोर्स 1 न्यूटन, दूरी ट्रेवल किया 1 मीटर, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, सो दिस इज 1 न्यूटन मीटर, दिस इज नथिंग बट 1 जूल। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप 1 जूल का डिफिनीशन बताइए, तो 1 जूल का क्या डिफिनीशन देंगे आप? 1 जूल का आप डिफिनीशन देंगे कि जब कोई 1 जूल का डिफिनीशन, व्हाट आई एम सेइंग, 1 जूल डिफिनीशन। आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं कि 1 जूल का मतलब यह है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट है जो जिस पे 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वो 1 मीटर ट्रैवल कर जाता है, 1 न्यूटन का बल किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाए और वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि अप्लाई किए गए फोर्स के द्वारा 1 जूल का वर्क किया गया है, बिकॉज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। सो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इंटू cos 0 डिग्री, नथिंग बट 1 जूल। 1 न्यूटन मीटर इज नथिंग बट 1 जूल। ओके, सो लेट्स मूव। अब ये आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं लाया हूं इस टेबल को, बहुत ही मेहनत से बनाया हूं आपके लिए। सी, मान लीजिए कि फोर्स ऐसे लग रहा है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ ही हो गया। ओके, जनरली हम लोग बता रहे थे ना कि एक ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया और वो अप्लाई डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट मूव कर गया। एंगल थीटा विल बी 0 डिग्री, कॉस थीटा इज 1, वर्क इज पॉजिटिव। ओके, वर्क क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वर्क का डिफिनेशन में क्या था? फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, and cos 0 degree here it is 1, so work will be positive. Now see this one, बड़ा ही इंटरेस्टिंग।
हमारा अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। मान लीजिए मैं मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, ऐसे लेके जा रहा इधर की तरफ, और एक बैग मुझे ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी। जब मैंने ब्रेक लगाया तो उस समय क्या होता है कि फोर्स उल्टा डायरेक्शन में काम करता है, इस डायरेक्शन में। अगर हम इधर जा रहे थे तो फोर्स पीछे की तरफ काम करता है, और वो फोर्स धीरे 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 मेरे स्पीड को, वेलोसिटी को कम करते करते जीरो कर देता है, और वैसे कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट जाकर रुक जाता है। ओके, लेकिन उस समय आप देखेंगे कि आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, आप जा रहे थे इधर, इधर ही चले गए, भले जाके रुक गए, और फोर्स पीछे की तरफ काम कर रहा था। तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का है। कॉस थीटा, कॉस 180 डिग्री -1 होता है। इस समय जब आप वर्क का कैलकुलेशन करेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, यहां पे कॉस 180 डिग्री रखेंगे तो कॉस 180 डिग्री -1 आएगा। तो आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड, जितना भी बल लगा है, 2 न्यूटन 3 न्यूटन जो भी, और जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, कितना आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, कॉस 180 डिग्री -1, वर्क निगेटिव होगा। इस तरह से वर्क निगेटिव भी होता है। वर्क निगेटिव कब होता है? जब आपका अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में होता है। ओके, और ये देख लीजिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। फोर्स हमारा नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है, और मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है, तब उस समय हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल, इस तीर को लाके यहां पे रखिएगा, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। सो उस समय फोर्स अप्लाई भी हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन वर्क जीरो हो जा रहा है। सो वर्क जीरो भी होता है। यही बात मैंने आपको पहले बताया था, जस्ट कुछ देर पहले स्लाइड में बताया था कि वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि वर्क में आपने फोर्स अप्लाई भी किया। कभी ये सिचुएशन आ सकता है कि आपने फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट मूव भी किया, और वर्क जो है जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। वो कंडीशंस यहां पे मैं दिखा रहा हूं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ड्राइंग करके एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा। लेट्स सी दिस वन। ये तो सिंपल फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ दीजिए, टक 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 नीचे गिरेगा। ऊपर से नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, mg फोर्स उसको नीचे काम कर रहा है, mg उसको नीचे खींच रहा है। तो अगर कोई पूछेगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कितना नीचे आया, mg बल लगा, मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जीरो है। ओके, फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। आपने किसी चीज को अपने हाथ से फेंक दिया ऊपर की तरफ, वो ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाते 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 रुक जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। लेकिन आप देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे हमेशा mg नीचे की तरफ काम कर रहा था, नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट है और ये mg है, फोर्स नीचे की तरफ। तो उस समय ये फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, एंगल 180 डिग्री, -1 cos थीटा का वैल्यू, वर्क विल बी निगेटिव। ओके, सो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटी के द्वारा उस पे वर्क जो किया जाएगा वो निगेटिव होगा, जब तक कि वो ऊपर जाके रुक जाता है। ओके, और कभी कभी ये भी सिचुएशन आ सकता है कि आप डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ और फोर्स भी ऊपर की तरफ। कैसे? मान लीजिए कि कोई आपसे ये कहे कि एक आदमी है जिसने एक ऑब्जेक्ट को उठा के अपने सर पे रख लिया। ठीक है, एक पोर्टर है, कुली है, या कोई एक आदमी है जिसने किसी ऑब्जेक्ट को उठा के अपने सर पे रख लिया। तो आप सोचिए, उठाने के लिए आपको बल क्या लगाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ फोर्स, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट। तो उस समय अगर पूछा जाए कि उस आदमी ने कितना काम किया, अगर नीचे से बोरा को उठा के और अपने सर पर रख लिया, ठीक है, सो नीचे से उठा के अगर अपने सर पर तक लाएंगे तो जितना
नीचे से ऊपर तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितना फोर्स अप्लाई किए मल्टीप्लाइड बाय cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री by 1, then it is work will be positive. Okay, so next is remember work is a scalar quantity, it has only magnitude, no direction. कभी आपको ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बता दिया कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वर्क इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होता है. ओके, बी श्योर वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऑल्दो वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से का के रिजल्ट से निकलता है, फोर्स लगता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. ओके, नाउ ये मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं. सवाल अब आपको पढ़ना है और फिर इस सवाल का हम लोग को जवाब बनाना है, सॉल्यूशन निकालना है. सी दैट मैं डायरेक्टली अब आपसे मुखातिब होता हूं कि अब आप बताइए, हो सकता है मेरा चेहरा आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन अब हमारे पेन की नींव आपको दिख रही है. फोर्स अप्लाई किया गया है एक ऑब्जेक्ट पे, ये है मेरा फोर्स जो कि 7 न्यूटन का फोर्स है. ओके, 7 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड. A force of 7 Newton acts on an object. The displacement is 8 मीटर से 8 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक ये ऑब्जेक्ट चल के आ गया. कितना? 8 मीटर. डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? डिस्प्लेसमेंट के लिखा हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जाहिर सी बात है, फोर्स आप इधर अप्लाई कर रहे थे और डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ हुआ है. फोर्स अप्लाई किया था आपने 7 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हुआ है 8 मीटर. इनके बीच में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है. अब आपसे कोई पूछे वर्क, तो वर्क में फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है? इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है. दोनों तीर सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है. सो फोर्स का वैल्यू हो गया 7 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 8 मीटर multiplied by cos 0 degree. Cos 0 degree is nothing but 1. So ये हो गया 7 न्यूटन into 8 मीटर into 1. So this is nothing but 56 न्यूटन मीटर. This is nothing but 56 joule. So आपसे कहा गया what is the work done in this case? So इस केस में वर्क डन हमारा कितना निकल कर आया? बोलिए 56 जूल. होप ये चीज आपको क्लियर है कि ये आपको 7 न्यूटन अप्लाई किया गया, 8 मीटर डिस्प्लेस हुआ. सो यहां पे वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, वेयर cos थीटा इज 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज 1. यहां पे वर्क इज पॉजिटिव. वर्क जब पॉजिटिव होता है तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है. ओके, so let's talk about gravitational force and work done by it. Okay, अब अगला चीज मैं आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स जो mg हम लोग के ऊपर लगता है वो क्या करता है, उसके द्वारा क्या वर्क किया जाता है. लेट्स सी, मैं क्या लिखा हूं. वेदर ए मास गोज अप और डाउन, gravitational force always work downwards towards center of earth. mg फोर्स हमेशा नीचे की तरफ काम करता है. मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हमेशा mg नीचे की तरफ काम करता है. चाहे आप ऊपर जाइए या नीचे आइए, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकिए या नीचे आए, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, mg फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ काम करता है. मैं ये बता रहा हूं कि ये दो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं और इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैं ये बोल रहा हूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, ये ऊपर चला गया. ओके, उसी तरह से मैं ये बोल रहा हूं ये ऑब्जेक्ट नीचे चला आया, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड. लेकिन इन सारे सिचुएशंस में आपके पास जो फोर्स है वो mg हमेशा नीचे की तरफ काम कर रहा है. याद रखिएगा, mg फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है. डाउनवर्ड मतलब टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ.
सी, ये मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं आपको। ये mg है जो हमारा फोर्स इस पे काम कर रहा है, और ये h हाइट पे ऊपर में एक ऑब्जेक्ट है जिस पे ये फोर्स mg काम कर रहा है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ देता हूं। छोड़ने से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ गया। बताइए फोर्स किधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एक तीर को जोड़ना। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को, ये तीर नीचे है और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरा फोर्स है। तो इनके बीच में कितना एंगल है माय डियर? Force mg is downward and displacement is h downward. Angle between them is 0. Is it? If angle between them is 0, the work done by the gravitational force is nothing but gravitational force multiplied by my displacement multiplied by cos 0 degree, cos theta यहाँ पे कितना था? So this is nothing but mg. Okay, so work done by mg. अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ देते हैं तो नीचे 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 गिरते हुए आता है, और वर्क डन बाई mg कितना होता है? mgh वर्क डन। ओके, एंड सपोज कीजिए कि मेरा ऑब्जेक्ट यहां है, दूसरा केस है मेरा, और इसमें ऑब्जेक्ट को अब मैं ऊपर फेंक रहा हूं। ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, जाते 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 रुक जाएगा, रुक गया, रुकने के बाद फिर गिरता है अभी, लेकिन वो केस अभी बाद का बात है। इस केस में ये ऊपर जा रहा है और h हाइट ऊपर गया है। बोलिए फोर्स mg हमेशा नीचे काम करता है। ऑब्जेक्ट कहीं से आ जाए उस पर फोर्स नीचे काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। तो फोर्स mg इज डाउनवर्ड and displacement h is upward. Angle between them is 180 degree. So work done, how much? Work done, force multiplied by displacement multiplied by cos theta, where theta is angle between force and displacement. So यहां पे आप देखेंगे ये है मेरा फोर्स mg, ये है h मेरा डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, एंड उनके बीच का एंगल 180 डिग्री था, cos 180 डिग्री, और मैंने आपको बताया था कि cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। ओके, सो वर्क इज नथिंग बट -mgh वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप, इट इज नथिंग बट वर्क इज नेगेटिव। ओके, सो होप इट इज क्लियर है आपको। फिर आगे बढ़ता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए, बहुत आराम से समझिए। व्हाट आई एम सेइंग दैट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg डू नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। अरे बाप रे बाप, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है माय डियर्स, प्लीज रिमेंबर। क्या बोला गया है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड, रादर बल्कि इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन। बोला गया कि mg एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा ऑब्जेक्ट पे काम करता है, और ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन किधर है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस पाथ में मूव कर रहा है, उस पर नहीं डिपेंड कर रहा है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिपेंड कर रहा है। मैं इसको भी अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखेंगे जो है ना। मैं अगेन लिख रहा हूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली डिपेंड्स ऑन vertical height between the initial and final point of motion. I have written explain the inclined plane and the bob. Now let's see, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस स्क्रीन पर आप समझने की कोशिश कीजिए मैं आपको क्या कह रहा हूं। सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है यहां पर और उसको आपने छोड़ दिया जो है। ओके, सो ऑब्जेक्ट इस जमीन तक आकर गिरेगा
ओके, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है और गिरते 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 ये ऑब्जेक्ट यहां तक आ गया। ओके, मान लीजिए कि h डिस्टेंस इसने डाउनवर्ड ट्रैवल कर लिया। उस समय इस पे बल कौन सा काम कर रहा था? mg काम कर रहा था। आपसे पूछा जाएगा वर्क डन कितना हुआ बाई mg, तो आप बोलेंगे mgh। ओके, व्हाट आई एम सेइंग दैट, इसको दूसरा चीज मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट था यहां पर और आपने इसको ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, ठीक है। सो जाहिर सी बात है कि जब आपने ऐसे फेंका तो ये ऐसे आके जमीन पे गिरेगा, इज इट नॉट? प्रोजेक्टाइल स्टाइल में आके गिरेगा। किस स्टाइल में? प्रोजेक्टाइल में, कर्व पाथ में। किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं तो वो ऐसे आके जमीन पे गिरेगा, नो डाउट। लेकिन हम ये आपको थोड़ी देर पहले क्या बोले? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला, आप देखेंगे इस यहां पे मैंने क्या बोला कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल हाइट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, नॉट ऑन द पाथ। व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो इनिशियल पॉइंट था मेरा, दिस इज इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और ये है मेरा फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। इस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस ये है, दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस h। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ऑल्दो ये ऑब्जेक्ट इस पाथ में ट्रैवल करके यहां पे गिरा है, जिसपे हमेशा mg बल नीचे की तरफ काम कर रहा है, लेकिन वर्क डन बाई mg इज नथिंग बट mgh। इस केस में भी वर्क डन कितना होगा? mgh होगा। ओके, अब आप पूछेंगे सर ये कैसे हुआ? ठीक है, सो मैं आपको ये सिर्फ और सिर्फ अभी ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने आपको वर्क का जो डिफिनीशन दिया था वो ये दिया था कि फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, ये बोला था, इफ यू रिमेंबर। सो मैं यहां पे कह रहा हूं कि यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने फेंका, यहां तक आया, फोर्स उस पे कौन सा काम कर रहा है हमेशा? नीचे, तो ये mg काम कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ये है, अगर आपसे पूछा जाए कोई, तो ये मेरा r है, दिस इज नथिंग बट r इनटू cos थीटा। cos थीटा क्या था? अगर ये मेरा इस पे mg नीचे की तरफ काम करता है फोर्स, और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, इसके बीच का एंगल, ये वाला एंगल थीटा, इसका cos थीटा निकालना था। तो यहां पे हम लोग cos थीटा का कुछ वैल्यू लिखते, यही cos थीटा का वैल्यू इस तरह से आता है कि ये वैल्यू अल्टीमेटली फिर जाके mgh हो जाता है। ओके, cos थीटा का वैल्यू h बाई आर होता है। बेसिकली यहां पे cos थीटा का वैल्यू, इसमें cos थीटा का वैल्यू h बाई आर हो जाएगा। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं ये बोल रहा हूं कि आप इस चीज को याद रख लीजिए कि सर ने आपको समझाया था, हमने समझाया था, या किसी भी टीचर ने समझाया था आपको, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, rather it's depend only initial and final points, and ultimately it depends on vertical height between the initial and the final points। ओके, इसलिए अब आपको जो है ना उसमें ये चीज cos थीटा वगैरह का जो वैल्यू है वो आपको, चूंकि थोड़ा सा 10th क्लास में है, इसलिए मैं आपको अभी इस पे बता नहीं पा रहा हूं, लेकिन आपसे सिंपली, हाँ, मैं आपको एक ये भी बता रहा हूं। मान लीजिए कि ये एक ऐसा ट्राइंगल है, ओके, और इसकी हाइट अगर ये जो है h है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को यहां पे रख के छोड़ दीजिएगा, तो इसी पाथ पे गिरते 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 यहां जमीन पर आ जाएगा। जहां भी वो ऑब्जेक्ट था उस समय उस पर एक mg बल नीचे की तरफ काम कर रहा था। आपसे पूछा जाए कि mg ने कितना वर्क किया, तो आप बोलेंगे mg मल्टीप्लाइड बाई h, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट के बीच का वर्टिकल हाइट तो मेरा h ही है। वर्टिकल हाइट क्या है? h है। सो ऐसे केस में
दिस वर्क विल बी mgh। ओके, याद रखना है। फिलहाल आपके सिलेबस में, चूंकि मैं ज्यादातर देख रहा हूं इस टाइप की चीजें आपके सिलेबस में है कि ऑब्जेक्ट एकदम ऊपर से नीचे गिर रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन ऐसे केसेस जहां पे ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे या किसी कर्व पाथ पे या किसी भी डायरेक्शन में अगर फेंका जाता है ऑब्जेक्ट को, तो mg का वर्क विल बी mgh होगा। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये एक नया चीज सामने आ रहा है कि मान लीजिए कि mg वर्क यहां पे का है फोर्स, और एक ये फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, बेस पे दो फोर्स को मैंने दिखाया है, एक तीसरा फोर्स भी होता है, तीसरा फोर्स भी एक होता है जो यहां सरफेस जो ना इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाता है, ठीक है, mg के अपोजिट में। लेकिन मैं अब आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपको ये कहा जाए कि इस फोर्स F और ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स mg काम कर रहा है, मान लीजिए इस फोर्स की वजह से टेबल पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर जाता है, mg बल तो हमेशा नीचे ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये फोर्स आगे लग रहा था, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर आप इस सिचुएशन को देखिए, इस सिचुएशन में देखिए F फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, mg तो हमेशा नीचे काम कर रहा है, और एक ये बल मैंने आपको दिखाया है, ये बल एक नॉर्मल फोर्स है जो टेबल लगा रहा है ऑब्जेक्ट पे। अब यहां पे आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ऑब्जेक्ट का यही डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल पॉइंट ऑफ ये था और फाइनल पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट आके यहां रुक गया, तो इनके बीच का तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यही है। लेकिन इससे पहले हम आपको ये डिस्कस करना चाहते हैं कि अब आप बताइए कि कोई ये पूछता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट तो इधर की तरफ है, ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, और mg फोर्स तो हमेशा नीचे काम कर रहा था, दिस इज mg फोर्स। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आप बताइए कि mg ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई mg इज 0, बिकॉज इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री कितना होता था 0। हाँ, अगर ये कोई पूछे वर्क डन बाई फोर्स F, तब आप बोलेंगे कि ये फोर्स F हमारा जितना मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाइड बाई कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट को अगर आप S मान लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई S मल्टीप्लाइड बाई cos 0 डिग्री, उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल तो 0 है, सो दिस इज नथिंग बट F इंटू S। ओके, लेकिन mg का वर्क डन क्या होगा, mg का वर्क डन विल बी mg का वर्क डन विल बी 0, फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन, उसने वर्क 0 किया। ओके, सो ये मैं आपको एक सवाल सामने रख रहा हूं, और ऑलरेडी आप इस सवाल से वाकिफ भी हैं। मैं एक पोर्टर है, मतलब एक कूली है, who lifts a luggage of 15 kg। ये कूली जो है बंदा क्या करता है, ये कूली बंदा 15 kg का लगेज को जमीन पर से उठाता है। He takes a 15 kg luggage, 15 kg luggage from the ground and put it on his head, ऊपर उठा के अपने सर पे रख लेता है। ओके, इस बक्से को आपसे पूछा जाता है वर्क डन बाई हिम, मतलब वो पोर्टर, वर्क डन बाई पोर्टर। तो अब आप बताइए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ये था जमीन पे पड़ा हुआ था, इस पे एक mg बल नीचे की तरफ काम करता है, अगर आप इसको ऊपर उठाना चाहते हैं तो कम से कम तो mg बल लगाना पड़ेगा, उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर एक बल ऊपर लगाना पड़ेगा। जितना अर्थ उसको यहां पे इस ऑब्जेक्ट को mg से हमेशा पृथ्वी खींच रही है, आप उसको उठाना चाहते हैं तो अपने आप तो नहीं उठेगा, आपको एक बल लगाना पड़ेगा। वो बल कम से कम कितना होगा, तो कम से कम इस mg के बराबर होगा। अगर mg के बराबर नहीं होगा तो बल, नीचे वाला बल ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर ही नहीं उठेगा, तो कम से कम mg बल तो लगाना ही पड़ेगा जो है। तो what I'm saying that a porter lifts a luggage of 15 kg from ground and put it on his head, अपने सर पर रखा 1.5 मीटर above the ground, calculate the work done by him on the luggage, luggage पे कितना काम किया। तो आई एम सेइंग दैट कि पोर्टर कम से कम तो mg बल तो लगा ही रहा होगा, जो कि ऊपर की तरफ होगा। पोर्टर जो है, मतलब ये जो हमारा कूली जो है अपने हाथों से इसको ऊपर की तरफ उठा रहा होगा, कितने बल से, तो कम से कम mg बल से उठा रहा होगा, मल्टीप्लाइड बाई
कितना ऊपर लेकर गया है, तो h ऊपर लेकर गया है, h ऊपर लेकर गया है। तो ये हो गया आपका mg, m का वैल्यू हो गया 15 kg, g का वैल्यू आप 9.8 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं, 9.8 ले लीजिए, और h का वैल्यू आपके पास है 1.5 मीटर। इसको जब आप गुना कर देंगे तो गुना करने के बाद आपके पास निकल कर आएगा, इट विल बी, जस्ट आप कैलकुलेट कीजिए, इट इज 1.5 इंटू 15 इंटू 9.8, ये समथिंग 220.5, ओके। इतना जूल जो है आपका वर्क किया, किसने किया? पोर्टर ने किया। क्योंकि पोर्टर क्या कर रहा है? पोर्टर यहां से सामान को उठा के अपने सर पे ला के रख रहा है। तो ये वर्क डन बाई पोर्टर है। अगर कोई पूछे वर्क डन बाई mg, मान लीजिए कि अगर ऐसे केसेस में कोई पूछता है कि वर्क डन बाई mg क्या होगा, तो आप ये बताएंगे कि ऑल्दो पोर्टर तो इसको ऊपर की तरफ ला के अपने सर पर रख लिया, लेकिन जब भी वो लेकर जा रहा था उस समय एक mg बल नीचे काम कर रहा था। तो उस समय mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो आप देखेंगे कि वर्क डन विल बी निगेटिव, वर्क डन विल बी -220.5 जूल। लेकिन ये कौन सा वर्क डन? वर्क डन बाई mg, नॉट बाई पोर्टर। पोर्टर के द्वारा जो वर्क डन किया गया, क्योंकि पोर्टर क्या कर रहा था? पोर्टर उसको फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा था। हाँ, पोर्टर कितना फोर्स लगा रहा था क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। पोर्टर कितना फोर्स लगा रहा है, डिस्पोर्टर कितना फोर्स लगा रहा है इसको ऊपर ले जाने के लिए, आपको नहीं लिखा हुआ है। तो आप मानेंगे कि कम से कम mg के बराबर तो फोर्स लगाएगा। अगर mg या नहीं तो अगर नहीं तो पृथ्वी इसको छोड़ती नहीं। अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है और आपके द्वारा लगाया गया फोर्स कम होगा तो उठेगा ही नहीं सामान। तो उसको उठाने के लिए कम से कम वो क्या करेगा? कम से कम एक ऐसा बल लगाएगा कि वो सामान को उठा सके जो है। तो कम से कम बल होगा mg के बराबर। इसलिए मैंने पोर्टर के लिए भी mg बल का यूज किया है, ओके। mg जस्ट मैग्नीट्यूड। तो mg बल उसने ऊपर लगाया और उसने h हाइट ऊपर किया। इस तरह से ये कैलकुलेशन निकल कर आया 220.5 जूल, पोर्टर के द्वारा किया गया कार्य। होप ये चीज आपको अंडरस्टैंड क्लियर हो रहा है। हम अगेन बता रहे हैं कि पोर्टर के द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव है, लेकिन अगर mg के द्वारा किया गया कार्य पूछा जाए तो mg के द्वारा निगेटिव। mg मतलब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। नाउ अगेन आई एम सेइंग के दिस, समझाने के लिए अगेन आपको फिर से बता देता हूं कि ये मेरा पोर्टर आदमी था, इसने इस सामान को यहां से उठाया। अगर इस सामान को उठाएगा तो उसको बल ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा और ये ला के अपने सर पे रख रहा है, ओके। तो इस समय जब समय वो ले जा रहा है, कम से कम कितना बल लगाएगा? जितना पृथ्वी लगा रही है उसके बराबर बल लगाएगा तो उसको जीरो एक्सेलरेशन से उठा पाएगा। तो कम से कम mg बल लगाया। तो पोर्टर ने जो बल लगाया है वो ये बल है और उसके बाद उसका हाइट h, तो इसलिए वर्क डन विल बी mgh, ओके। नेक्स्ट, पेयर ऑफ बुलॉक्स exerts a force of 140 न्यूटन ऑन ए प्लग। खेत जुताई की बात अब शुरू हो रही है। अब ये कहा जा रहा है कि दो पेयर ऑफ बुलॉक्स जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 140 न्यूटन ऑन। जब खेत जोते तो आप देखें, कभी कभी आपने देखा होगा एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिस पे आदमी खड़ा होता है और दो बैलों को उसमें आगे जोड़ देता है। तो वो उस पे बता रहा है कि ये जो दो बुलॉक्स हैं 140 न्यूटन का बल लगा रहे हैं ऑन दिस, ओके। ये मशीन मान लीजिए कि जो खेत को जोतने में काम आता है, ओके। यहाँ पे ऐसे जोतने में काम आता है। द फील्ड बीइंग प्लग इज 15 मीटर। 15 मीटर का फील्ड जो है ना खेत जुताई कर दिया गया, 15 मीटर। तो आप देखिए फोर्स कितना है? फोर्स इज 140 न्यूटन। कितना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है? 15 मीटर। आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इन बुलॉक्स के द्वारा, उसी डायरेक्शन में हमारा ये प्लग भी जो है आगे बढ़ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर है और इसलिए थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। सो हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाइड बाई 15
multiplied by cos 0 degree. Cos 0 degree is 1. So 140 multiplied by 15 कितना हो जाएगा जी? 0 0 21 2100 जूल. ओके, so work done in the plugging the length of the field by the bullocks will be 2100 joules. ओके, ये जस्ट मैं आपके सामने अगेन सॉल्यूशन के रूप में प्लेस कर दिया हूं. वर्क इज इक्वल टू नथिंग बट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. आई विल बी सेइंग हियर इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, जहां पे थीटा इज इक्वल टू 0 है और कॉस 0 डिग्री 1 है. 140 15 मल्टीप्लाई किया गया 2100 जूल. द वर्क इज 2100 जूल. इज वर्क इज डन इन प्लगिंग द फील्ड इन द लेंथ ऑफ द फील्ड. ओके, सो ये मैं आपको बता रहा था दिस वन. ओके, सो आगे बढ़िए, लेट्स फॉरवर्ड. चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस का बुक, पेज नंबर 125 से 26 तक. क्वेश्चन नंबर 5, 18 और 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 126. व्हाट इज पेज नंबर 126? न्यू एनसीईआरटी साइंस बुक. न्यू एनसीईआरटी साइंस बुक क्लास 9. ओके, क्लास 9 के. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स F, एक फोर्स है एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास M. द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. डायरेक्शन ऑफ displacement is from west to east shown by longer arrow. longer arrow मतलब ये है मेरा displacement, ये है मेरा displacement, ये है मेरा displacement. Okay, observe the diagrams carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or zero. So पहला एग्जांपल, let's see this one. इसको देखिए. What I'm saying that इस ऑब्जेक्ट को देखिए, इस पे बताया जा रहा है कि फोर्स इधर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है. आपको मालूम है कि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है. जब आप वर्क डन निकालेंगे तो व्हाट वी विल से दैट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. एफ एस इंटू कॉस 90 डिग्री. cos 90 डिग्री का वैल्यू आपको बताया गया था कि 0 होता है. सो वर्क डन इज नथिंग बट 0. ओके, सो इन दिस केस द वर्क डन इज वेरी सिंपल. फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0. सो आप बता सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए वर्क डन विल बी 0. मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर आपके पास अगर ये डिफिनेशन सही से समझ लेते हैं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा. एक टेबुलर फॉर्म में भी मैंने आपको बताया था. तो इस तरह से वर्क डन हियर इज 0. ओके, सो नेक्स्ट इज यू सी दिस वन. नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक इरेजर. ओके, चलो बैक चलो. ओके, इरेज ऑल दिस. ओके, नाउ सी बैक. सी दिस वन, this second figure. In this second figure you see here it is object, you are applying a force F and the same direction displacement S. So, theta is equal to 0 degree. वर्क फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय cos 0 डिग्री. cos 0 डिग्री is here it is 1. So F into S into 1, it is Fs which is nothing but positive, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लगा, डिस्प्लेसमेंट कितना दूरी चला है. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मतलब सिंपली लेंथ लेना है डिस्प्लेसमेंट का. सो इस तरह से ये वर्क पॉजिटिव होगा. ये भी मैंने आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है, अगर उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा, थीटा 0 होगा, उस समय वर्क विल बी पॉजिटिव. रिमेंबर, उस शीट को याद कीजिए, मैंने एक टेबुलर फॉर्म में आपको समझाया था जो है.
एंड सो अगेन आई एम सेइंग, इसको भी मैं इरेज करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और द लास्ट वन, दिस वन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट तो बेचारा इधर भाग रहा है, लेकिन एक आदमी उस पे पीछे की तरफ बल लगा रहा है। हाँ, ऐसा होता है। मोटरसाइकिल आप आगे की तरफ चला रहे हैं, ब्रेक लगाए हुए हैं, फिर भी कुछ दूर तक गाड़ी चलती है आगे की तरफ, तो फोर्स वो जो अप्लाई करते हैं ब्रेक, वो पीछे की तरफ फोर्स है। इस समय फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल between force and displacement, इनके बीच का एंगल थीटा इज 180 डिग्री है, और cos 180 डिग्री माइनस होता है। वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो इसका वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये जो दूरी, ये डिस्प्लेसमेंट है, जो एकदम पॉजिटिव क्वांटिटी लेना है, मल्टीप्लाइड बाय cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री माइनस 1 होता है, f into s into -1, so minus fs, and it is nothing but negative. Okay, so work done in this case is negative. Okay, so here it is, work done is 0, work done is equal to positive, work done is equal to negative. I think आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ रहा होगा। सो आगे बढ़िए फिर अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 125 पे है। क्वेश्चन क्या कहा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 10 केजी का है, 10 केजी का है, इसको टेबल पे रखा हुआ है। मास ऑफ 10 केजी इज एट पॉइंट ए पर रखा हुआ है ऑन ए टेबल। इट मूव टू ए पॉइंट बी, एक पॉइंट बी तक ये चला गया, बी तक चला गया। ओके, इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, ए से बी का जो लाइन ज्वाइन किया ना, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल सीधा है। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? अरे बाप, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा mg नीचे काम करता है भाई, mg तो हमेशा नीचे काम करता है, चाहे ऑब्जेक्ट जहां भी रहे और जा रहा है तो भी आपका mg नीचे की तरफ काम कर रहा होता है। तो अब आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, एंड द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। कितना एंगल है इनके बीच का? बोलिए बच्चों, एंगल है 90 डिग्री। तो आपके पास वर्क का डिफिनीशन, फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, जहां पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है और कॉस 90 डिग्री इज नथिंग बट 0। फोर्स हो गया आपका mg, दिस इज वर्क डन बाय mg, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा काम किया गया, मल्टीप्लाइड बाय योर distance nothing but AB, multiplied by cos 90 degree nothing but 0, so the overall work is 0. Okay, so in this case question number 15, totally depending simply on the definition, मैंने आपको बतलाया था डिफिनीशन में कि वर्क इज नथिंग बट फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, जहां पे थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता था। यहां पे थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, फोर्स mg हमेशा नीचे काम कर रहा है, तो इस समय थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है और cos 90 डिग्री हमने आपको बताया था कि cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, याद रखिएगा। मैंने तीन ही चीज बताया था, cos 0 डिग्री, cos 180 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 0 1, cos 180 डिग्री -1 and cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो अब आप ये देख रहे होंगे कि बेस्ट अपॉन डिफिनीशंस, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, सिंपली डिफिनीशंस के आधार पे, वर्क का जो मैंने आपको डिफिनीशन बताया था उसके आधार पे आप सवाल को फटाफट कर दे रहे हैं। सवाल बनाने में आपको टाइम नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि डिफिनीशंस
डिफिनीशंस जितना आपका बेसिक मजबूत होगा, बेसिक कंसेप्ट मजबूत होगा, उतना ही इजी वे में आप चीजों का आंसर कर पाएंगे। सो फिजिक्स इज नथिंग बट कंसेप्ट। आप कंसेप्ट अगर क्लियर है तो फिजिक्स फिर कोई आपको जो है ना रोक नहीं सकता है सवाल को बनाने से। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ओके, पढ़िए जरा क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, an object is thrown at a certain angle to the ground, moves in a curved path and falls back to the ground. Okay, the initial and the final points of the path of the object lies on the same horizontal line। क्या कर रहा है, अब समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि ये आपका एक अर्थ सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, इसको आपने ऐसे फेंक दिया। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड। ग्राउंड से सर्टेन एंगल पे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री कुछ एंगल पर आपने फेंक दिया। तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप बचपन में भी इस तरह की चीजें या अपने घर पर भी कोई चीज को फेंक के देखिए इस तरह से। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर बोलेंगे सर ये ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगा। ओके, यहां पे गिर जाएगा, ऐसे जाएगा, जाते 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 ऐसे गिर जाएगा, ऐसे ही जाएगा। देखिएगा, इसको हम लोग नथिंग बट बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। ये हमारा थोड़ा सा जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, जब किसी कंट्री पे अगर हमको कोई वार करना होता है, कोई बम फेंकना होता है, तो हम लोग यहां से ट्रिगर करते हैं और प्रोजेक्टाइल स्टेज में जो है ना वो जाके जो है बम गिरता है। ओके, सो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको थ्रोन किया गया एट सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड, ग्राउंड से सर्टेन एंगल पे, एंड इट मूव्स इन द कर्व पाथ। ये पाथ जो है ना, ये रास्ता जो है कर्व पाथ में मूव किया, एंड फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे फिर आके मूव। द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ, ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट मान लीजिए I, ये फाइनल पॉइंट है F। इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में पड़ता है। ओके, एकदम सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में पड़ता है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, एकदम सीधा लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में पड़ता है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट? वर्क डन बाय mg। ओके, mg से वर्क डन के बारे में पूछा जा रहा है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स थे बनाने के लिए, बहुत सारी कंसेप्ट थे जो आपको बोलना चाहता था, लेकिन मैं आपको सिंपल बोलना चाहता हूं कि mg तो उसका साथ कभी छोड़ा नहीं। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट? थीटा इज एंगल बिटवीन योर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा क्या कीजिएगा, जब भी ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो इसका mg जो है नीचे की तरफ काम कर रहा है ना, ये mg हमेशा नीचे की तरफ काम कर रहा है इस पे, चाहे जहां भी चला जाए mg का साथ नहीं छूट रहा है, यही mg तो इसको खींच के नीचे ला रहा है। और अगर देखा जाए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का एक एरो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का एरो। तो ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट। इसको अगर मान लीजिए ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट अगर B है, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू AB हो जाएगा। तो F का वैल्यू तो mg हो गया, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमारा AB हो गया, मल्टीप्लाइड बाई, अब कॉस मल्टीप्लाइड बाई कॉस। अब कॉस कितना? तो ये है मेरा mg जिसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है ना, ये कैसा तीर है जिसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट जिसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। सोचिए कि इनके बीच का एंगल कितना है? mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। समझ गए? हम आपको वर्क के बेसिक डिफिनीशन पर लेके गए हैं। तो ये हो गया आपका mg, अब मल्टीप्लाइड बाई AB, अब मल्टीप्लाइड बाई कॉस 90 डिग्री 0, तो वर्क डन इज 0। अरे बाप रे बाप
वर्क डन इज जीरो। हो गया जी खेल, वर्क डन इज जीरो। और आपको एक बात और बताएं, अगर आपने ध्यान से मेरा अगर इस चैप्टर को पढ़ा होगा ना, तो इस चैप्टर में एक जगह हम बोले थे, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, लेकिन बताते हैं आपको। एक जगह हम आपको बोले थे कि चलिए थोड़ा सा ये एगो इरेजर बटन ले लें, इरेज करना चाह रहे थे, ज्यादा नहीं इरेज करेंगे, इसको हटा देते हैं फिलहाल। हाँ, एक बात हम बोले थे थोड़ा देर पहले, आप पता नहीं उसको याद रखें कि नहीं रखें, रखे होंगे तो बड़ी अच्छी बात है। हम बोले थे कि एक ऑब्जेक्ट यहां से गिरता है और जमीन तक आता है, तो उसमें अगर h हाइट अगर नीचे आ गया तो mgh काम करता है, अर्थ जो है। हम ये भी बोले थे कि अगर एक ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है और यहां से और यहां तक आ गया, ठीक है, यहां से यहां तक आ गया, तो उस समय भी mgh ही काम होता है बाई mg। बोले थे कि जितना इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का ये जो हाइट है ना, वही काम करता है। तो यहां पर भी अगर आप देखिएगा ना, तो यहां से ऑब्जेक्ट को आप फेंके फिर आके यहीं गिर गया। जब यहीं आके गिर गया तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कुछ नहीं है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, इसीलिए mgh जो यहाँ पे है वो जीरो है, क्योंकि जहां से चला और फिर नीचे आके गिर गया, उसके बीच का कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो ये भी हम आपको थोड़ी देर पहले कंसेप्ट में बताए थे, बोले थे कि इसका डेरिवेशन आपको नहीं सीखना है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये बताए थे कि अगर आपका जो mg का वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। mg का वर्क डन क्या बोले थे, mg का वर्क डन जो है ना पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। किसका वर्क डन, mg का वर्क डन। mg का जो वर्क डन होता है पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। वो क्या करता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का हाइट को देखता है, इनिशियल और फाइनल के बीच में। तो यहां और इसके बीच में कोई हाइट नहीं है, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में बीच में हाइट जीरो हो गया। तो अगर आप उस कंसेप्ट को भी याद रखे होते तो बोल देते जीरो, और नहीं तो हमारा ये तो डिफिनेशन हम आपको बताए हैं कि वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड mg, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड नथिंग बट योर ab, यहां से a से i से लेकर f तक या a से लेकर b तक। और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल भी बता दिए कि ये फोर्स है जिसमें ये mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, इनके बीच का एंगल ये 90 डिग्री है। तो cos 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये है ये, दिस इज योर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल है, तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। सो इस तरह से वर्क डन विल बी जीरो। ओके, सो वेरी नाइस। अगर फिर से इस बात को बता दे रहे हैं कि इस सवाल में ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रोन किया गया इस जमीन पर जो है से सर्टेन एंगल थीटा पे, ये फिर आके यहीं जमीने पर गिर जाता है, और जहां गिरा है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एकदम सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो आपसे पूछा गया है कि mg के द्वारा कितना काम किया गया। भाई मेरा जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, हमारा mg उसका साथ नहीं छोड़ रहा है, mg हमेशा उस पर लगल है। तो mg का वर्क डन, mg हमेशा नीचे की तरफ है, और ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो अब आप सोच सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स mg मल्टीप्लाइड बाई जो भी डिस्प्लेसमेंट था, a से लेके b तक का डिस्प्लेसमेंट है, ab है, मल्टीप्लाइड बाई cos 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि हमारा जो mg का फोर्स है डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, एंगल 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री जीरो, इसलिए वर्क डन जीरो। ओके, सो ये है आपका 5th नंबर सवाल एनसीईआरटी का। ओके, सो अब कुछ बातें कंसेप्ट की हो जाए। कंसेप्ट की बातें क्या करनी है, व्हाट हैपेंस व्हेन वर्क इज पॉजिटिव, व्हेन वर्क इज नेगेटिव एंड व्हेन वर्क इज जीरो। ओके, ये 3 कंसेप्ट आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगाते हैं और वर्क डन पॉजिटिव होता है तो वो कौन सा केस है, वर्क डन निगेटिव होता है वो कौन सा केस है, और वर्क डन हमारा जीरो होता है वो कौन सा केस है। और उन सारे केसेस को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं पहला चीज, योर
when work done is positive. जब वर्क पॉजिटिव है इसका मतलब कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन. ओके, सेम डायरेक्शन में है, फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड. अरे भाई सही बात है, अगर आप किसी पर बल लगाइएगा और वो आगे बढ़ेगा इसी डायरेक्शन में तो जाहिर सी बात है कि स्पीड बढ़ेगा, जो है स्पीड विल इंक्रीज होगा ना. एकदम नॉर्मल सी बात है कि कोई आदमी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में और धक्का लगाया जा रहा है, उसको फोर्स लगाया जा रहा है, मारे जा रहे हैं, उसको भगाए जा रहे हैं, फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ेगा. तो पहला चीज, जब वर्क इज पॉजिटिव इट मींस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज. क्लियर है. नेक्स्ट थिंग, वर्क इज निगेटिव. जब वर्क निगेटिव है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. स्पेशल केस हम आपको बताए थे. स्पेशल केस क्या बताए थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो मान लीजिए कि सपोज कीजिए इधर की तरफ दौड़ रहा है और आप उस पर फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हैं और इधर की तरफ भाग रहा था, समझ रहे हैं. अगर कोई मोटरसाइकिल है आगे की तरफ जा रहा है, मोटरसाइकिल आगे की तरफ जा रहा है, दिस इज आगे की तरफ जा रहा है और आपने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, मतलब आपने फोर्स लगाना शुरू किया. तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड विल डिक्रीज एंड आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट स्पीड बिकम्स जीरो. अगर आप फोर्स अप्लाई किए हैं उल्टा डायरेक्शन में तो आपका स्पीड जो है धीरे धीरे घटेगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो आके जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स उसको हमेशा निगेटिव डायरेक्शन में, फोर्स उल्टा डायरेक्शन में खींच रहा है. ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है और फोर्स उसको पीछे खींच रहा है, तो क्या होगा, धीरे 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 उसका स्पीड घटेगा और घटते घटते जीरो हो जाएगा. ओके, सो जब हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि व्हेन वर्क इज निगेटिव इट मींस कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से उनका स्पीड धीरे धीरे घटेगा और उसके बाद अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट जाकर रुक जाएगा. ओके, द थर्ड एंड वेरी इंटरेस्टिंग केस व्हेन द वर्क इज जीरो. ओके, वर्क कब जीरो होगा भाई, वर्क इज जीरो. ओके, अब आपको बताना है कि वर्क कब जीरो होगा. वर्क जीरो होने के लिए क्या शर्त है. अभी तो आपने कुछ देखते देखते सीख लिया कि भाई वर्क जीरो तभी होता है जब फोर्स और या तो फोर्स जीरो हो जाए या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए. जैसे हम बोले थे, एक आदमी सिर पर गठरी लेकर खड़ा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क जीरो. और एक मैंने आपको केस बताया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होता है उस समय भी आपको ऑब्जेक्ट पे जो वर्क होता है वो जीरो होता है. लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको मैं समझाना चाह रहा हूं और इसको समझिए. द स्पेशल केसेस में बोल रहा हूं कि वर्क कब जीरो होगा, आइदर फोर्स इज जीरो और डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. ठीक है, ये तो मैं डिफिनेशन से ही समझ गया सर कि फोर्स, वर्क का जो डिफिनेशन था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा. तो अगर फोर्स जीरो हो गया तो वर्क जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क जीरो हो गया. लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब थीटा का मान 90 डिग्री अगर हुआ तो थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 डिग्री भी जीरो हो जाएगा, उस समय भी वर्क जीरो हो जाएगा. एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा, लेट्स सी. लेकिन आप थोड़ा सोच लीजिए, इसको देख लीजिए, ये लैंग्वेज क्या मैं लिख रहा हूं कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर है, जस्ट सी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम, ऑब्जेक्ट का स्पीड नहीं बदलेगा, डायरेक्शन विल चेंज, इट्स पॉसिबल इन सर्कुलर मोशन. मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और विल कम बैक टू दिस पॉइंट अगेन. मैं क्या बोल रहा हूं समझने की कोशिश कीजिए. मैंने आपको बोला कि फोर्स है
और डिस्प्लेसमेंट है आपका, ओके, डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का एंगल जो है थीटा जो है 90 डिग्री है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने अगर फोर्स का इक्वेशंस न्यूटन सेकेंड लॉ से पढ़ते थे तो फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, पढ़ते थे ना। इसका मतलब कि फोर्स अगर है तो एक्सेलरेशन होगा। व्हाट इज आई एम सेइंग दैट, अगर फोर्स है तो एक एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का क्या डिफिनीशन होता है? एक्सेलरेशन डिफिनीशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब कि वेलोसिटी बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा, चेंज होगा, बदलेगा। अगर वेलोसिटी बदलेगा तो अब हम यहां कह रहे हैं कि वेलोसिटी बदलेगा, तो वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं। वेलोसिटी में दो चीज होता है, क्या होता है? वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन होता है। तो हम लोग ये आपसे कह रहे हैं कि जिस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है या फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होता है वही डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है, ओके। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन होते हैं। तो फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा, उस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा, डायरेक्शन बदलते रहेगा। अगर ये डायरेक्शन भी बदल गया तो वेलोसिटी बदल गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा, डायरेक्शन बदल गया तो वेलोसिटी बदल गया, वेलोसिटी बदल गया तो एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया तो फोर्स है। अब ये केस आप किस कंडीशन में आएगा? ये सिंपली एक ही कंडीशन हो सकता है, और भी कंडीशंस होंगे, लेकिन मैं आपको स्पेशल केस बता रहा हूं। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है जो सर्किल में चल रहा है, ठीक है। किधर चल रहा है? सर्कल में चल रहा है। सर्कल में जब कोई एक ऑब्जेक्ट चलता है तो आप पढ़ेंगे धीरे धीरे कि एक फोर्स काम करता है सेंटर की तरफ, ठीक है। फोर्स काम करता है सेंटर की तरफ, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ एक बल काम करता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये जो पार्टिकल चल रहा है ना, तो कहा जाता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इधर है, टेंजेंशियल टू द सर्कल, टेंजेंशियल टू द सर्कल। किसी भी पॉइंट पर अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी किधर है तो इधर है, इस पॉइंट पे क्या है तो इधर टेंजेंशियल, इस पॉइंट पे क्या है वेलोसिटी तो इधर टेंजेंशियल, इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर है तो इधर टेंजेंशियल। तो ये जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। सो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे, जब ये कर्व पे यहां से यहां तक पहुंचा तो ये इसका डायरेक्शन है, यहां से यहां, यहां से यहां पहुंचा, ये उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी ये है, सेंटर की तरफ फोर्स ये काम कर रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, सेंटर की तरफ ये फोर्स काम कर रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे ये है, सेंटर की तरफ ये फोर्स काम कर रहा है। हमेशा आप देखेंगे ये फोर्स और ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब उसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। छोटे छोटे वेलोसिटी पार्ट में छोटा छोटा आपका डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालते हैं, तो हमेशा ये 90 डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है। ऐसे केस में क्या होता है? सर्कुलर केस में आपका जब सर्कुलर मोशन होता है तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल, पिटल मतलब की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ एक फोर्स है जिसका वर्क डन जीरो हो गया, और वर्क डन जीरो होगा तो आपका सिर्फ स्पीड कांस्टेंट रहता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है और डायरेक्शंस बदलते रहता है। डायरेक्शन देख रहे हैं, अभी यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, फिर यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है। अगर आपको बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिलहाल आप इतना मान के चलिए कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल अगर यहां पर है, यहां से अगर यहां तक आया तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सर्कल पे टेंजेंट होता है, और वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, और ये उसके फोर्स का डायरेक्शन होता है जो सेंटर की तरफ लगता है। इधर फोर्स है, इधर में डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है और कॉस 90 डिग्री जीरो होगा। सो सर्कुलर मोशन में आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा कि सर्कुलर मोशन में ये केसेस आता है। कौन से मोशन में? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो यही बात मैं आपको अभी थोड़ा देर पहले इसके ये बताया था कि when force and displacement are perpendicular to each other, the speed of the object remains same
बट द डायरेक्शन चेंजेस इट इज पॉसिबल इन सर्कुलर मोशन, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ओके सो अरे भाई ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके एनसीईआरटी बुक में क्लास 9 चैप्टर 10 मतलब नया वाला जो बुक आया है मार्केट में, न्यू सिलेबस। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन अ सैटेलाइट इज मूविंग राउंड द अर्थ। एक सैटेलाइट है जो राउंड द अर्थ मूव कर रहा है, तो आपको पूछा जाता है कि सैटेलाइट जब राउंड द अर्थ मूव कर रहा है तो वर्क डन कितना हुआ। वर्क डन बाय हुम, वर्क डन बाय ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा क्या वर्क डन किया गया। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, देखिएगा। और आपको अभी जो थ्योरी मैंने बताया उसी थ्योरी पर ये बेस्ड है। सी हियर, ये है मेरा सैटेलाइट जो आप देख रहे हैं कि ये मेरा एक सैटेलाइट है जो ये मूव कर रहा है। ये मेरा अर्थ है। ओके, ये मेरा अर्थ, ये मेरा सैटेलाइट जहां जहां मूव करेगा वहां पे उसका ये टैंजेंशियल, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टैंजेंशियल, वेलोसिटी टैंजेंशियल, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ये थोड़े से दूरी में डिस्प्लेसमेंट टैंजेंशियल, वेलोसिटी टैंजेंशियल। ओके, और फोर्स किधर काम कर रहा है, फोर्स इसकी तरफ काम कर रहा है। फोर्स सैटेलाइट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ mg बल। ओके, तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। तो इसको ऐसे समझिए, ऐसे समझाता हूं कि सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझिए ऐसे। ये मान लीजिए कि मेरा अर्थ है और ये मेरा सैटेलाइट इस पे मूव कर रहा है। ओके, सैटेलाइट ऐसे ही मूव करता है जी सैटेलाइट। तो यहां पे इतना से जब सैटेलाइट यहां से चल के यहां तक पहुंचेगा तो उस समय ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर होगा। फोर्स mg सेंटर की तरफ काम कर रहा है। मैंने आपको बोला था ना, mg फोर्स हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ काम करता है। तो ये मेरा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेकर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट यहां से लेकर अब यहीं तक मूव किया है। ओके, सो ये आपको जोड़ेंगे तो ये बहुत छोटा होगा तो टैंजेंशियल हो जाएगा। आपने अपने मैथ्स के बुक में पढ़ा होगा कि सर्कल में जब ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत नजदीक होता है तो इसको जोड़ते हैं तो ये टैंजेंशियल हो जाता है। ओके, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, या वेलोसिटी का भी डायरेक्शन आप कह सकते हैं, और ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन है। अर्थ हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ, इस सैटेलाइट को भी सेंटर की तरफ खींच रहा है। ये इधर की तरफ ये इस पे वेलोसिटी है, या इधर की तरफ ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो एवरीवेयर वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू छोटा छोटा वर्क डन बाई, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में सम ऑफ वर्क डन बाय mg in a small